जब भी मौका मिलेगा इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करूंगी। बेला ने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि अपना दिफा करना हर शख्स का हक है। मैं आखिरी लम्हों तक अपना दिफा जरूर करूंगी। ठीक है, कोशिश करती रहो, लेकिन अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैंने कहा। और फिर रत्ना की तरफ देखते हुए बोला, कोई रस्सी वगैरह तलाश करो। रत्ना ने कमरे में इधर उधर देखा और फिर बाहर चली गई। उसकी वापसी 2 मिनट में हुई थी। उसके हाथ में 2 रस्सियां थीं। अब भी अपने दिफा का हक इस्तेमाल करोगी या शराफत से हाथ बंधवा लोगी, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा और पलंग पर चढ़ गया। बेला ने बड़ी शराफत से दोनों हाथ पुष्ट पर बंधवा लिए। दूसरी रस्सी से मैंने उसके दोनों पैर भी बांध दिए थे। हम यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद किसी पुलिस स्टेशन फोन पर इतला दे देंगे और वो लोग आकर तुम्हें खोल देंगे, मैंने बेला से कहा और इधर उधर देखने लगा। मुझे किसी ऐसे कपड़े की तलाश थी जिससे उसका मुंह भी बंद कर सकूं, मगर कोई कपड़ा नजर नहीं आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर अलमारी खोल ली। उसमें बेला के कपड़े भरे हुए थे। स्कार्फ मिल गया। मैंने स्कार्फ का गोला बनाकर बेला के मुंह में हलक तक ठूंस दिया। वो बुरी तरह सर पटक रही थी। मरोगी नहीं, सिर्फ चंद मिनट की बात है, मैंने कहा, और ये हमारी आखिरी मुलाकात है जिसे तुम अरसे तक याद रखोगी। आज रात मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँगा और तुम लोग बाल नोचते रह जाओगे। मैंने सूटकेस उठाकर रत्ना को इशारा किया। वो खूनख्वार नज़रों से बेला की तरफ देखती हुई मेरे साथ ही दरवाजे से बाहर आ गई। एक बार फिर मुझे हैरत थी। यहाँ 2 गोलियां चली थीं। बेला भी बार बार चीखी थी। मुझे अंदेशा था कि कोई ना कोई यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि या तो फायरिंग और चीखों की आवाज़ बाहर नहीं सुनी गई थी। अगर ये आवाज़ें सुनकर किसी ने पुलिस को फ़ोन किया भी होता तो पुलिस अपना रिवायती किरदार अदा कर रही थी। ताख़ीर से जाए वारदात पर पहुंचना बर्रे सगीर की पुलिस का तुर्रा इम्तियाज़ था। पूरच में बेला की कार खड़ी थी। इग्निशन में चाबी भी लगी हुई थी। मैंने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर सूटकेस अंदर डाल दिया और रत्ना को इशारा करता हुआ तेज़ी से गेट की तरफ चलने लगा। जब मैंने गेट खोला तो रत्ना कार स्टार्ट करके उस तरफ ले आई थी। कार जैसे ही बाहर निकली मैंने गेट बंद कर दिया और दौड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रत्ना ने कार गली में बाईं तरफ मोड़ ली। सामने वाली रॉ के तीसरे बंगले के गेट के ज़ीली दरवाजे में एक औरत और एक मर्द खड़े हमारी तरफ ही देख रहे थे। कार जैसे ही करीब पहुंची वो दोनों तेज़ी से दरवाजे के अंदर हो गए। मेरा ख्याल था कि उन लोगों ने बेला के बंगले से फायरिंग और चीखों की आवाज़ें सुनी थीं और हो सकता है उन्होंने पुलिस को फ़ोन भी किया हो और अब पुलिस का इंतज़ार कर रहे हों। ये सारा रिहायशी इलाका था। ऊंची नीची सड़क के दाएं बाएं बंगले थे। रत्ना कार को मुख्तलिफ गलियों में घुमाती रही। जाहिर है ये इलाका हमारा देखा हुआ नहीं था और मुझे अंदेशा था कि हम इन गलियों में ही घूमते हुए धर ना लिए जाएं। रास्ता याद है ना, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा ना हो कि हम इन गलियों में भटकते रहें और किसी जगह इत्मीनान रखो। रत्ना ने मेरी बात काट दी। मुझे सारे रास्ते याद हैं। इस तरफ एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है। मार्केट के करीब से होते हुए हम संसार चंद्र रोड पर निकल जाएंगे। एक और गली में मुड़ने के बाद हम शॉपिंग सेंटर की तरफ निकल आए। बेशतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। अलबत्ता 2-3 रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें खुली हुई थीं। शॉपिंग सेंटर के सामने एक छोटा सा चौराहा था। हमारी कार चौराहे पर पहुंची थी कि सामने से पुलिस की एक जीप आती हुई दिखाई दी। रफ्तार खासी तेज थी। उस जीप पर ड्राइवर के अलावा 3 और पुलिस वाले राइफल संभाले बैठे थे। अब जल्दी से इस इलाके से निकल चलो रत्ना, मैंने मुड़कर जीप की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें बेला के बंगले पर पहुंचने में 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बेला के हाथ पैर खुलते ही जहन्नुम की सारी बलाएं भी खुल जाएंगी। फिक्र मत करो, वो लोग हमारी गिरद को भी नहीं पा सकेंगे, रत्ना ने जवाब दिया। उसका लहजा बेहद पुरसुकून था। उसने कार एक और कुशादा गली में मोड़ ली और फिर हम होटल मानसिंह के करीब से होते हुए संसार चंद्र रोड पर निकल आए।
ये बारौनक इलाका था, सड़क पर ट्रैफिक भी था। रत्ना कुछ दूर तक कार को संसार चंद्र रोड पर ही दौड़ाती रही और फिर सिविल लाइन के इलाके तक पहुंचने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। जैकब रोड पर जय महल पैलेस ताज होटल से तकरीबन 100 गज दूर एक सड़क के मोड़ पर रत्ना ने कार रोक ली। तुम सूटकेस लेकर यहाँ उतर जाओ, मैं इस कार को जय महल पैलेस की पार्किंग प्लॉट पर छोड़ आती हूँ। रत्ना ने कहा, क्या वहाँ कार छोड़ना खतरनाक नहीं होगा? मैंने कहा, जाहिर है जल्द या बदेर गाड़ी का पता चल जाएगा और फिर उस इलाके में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, रत्ना बोली। वो लोग यही समझे होंगे कि हम लोग कार यहाँ छोड़कर किसी और कार या टैक्सी वगैरह पर किसी तरफ चले गए होंगे। बेला तुम्हें इतना बेवकूफ़ तो नहीं समझती कि तुम ये कार अपने घर के आसपास छोड़ दोगे। गोया तुम एक ऐसा नफसियाती हरबा इस्तेमाल कर रही हो जो, हाँ, इसे नफसियाती हरबा ही समझ लो। रत्ना ने मेरी बात काट दी। अब तुम देर मत करो, सूटकेस लेकर इस तरफ खड़े हो जाओ। मुझे वापस आने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। पिछली सीट से सूटकेस भी उठा लिया। कार हरकत में आ गई। मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। पिछली सीट से सूटकेस भी उठा लिया। कार हरकत में आ गई। होटल की तरफ खासी रौनक थी। कई बुलंदों बाला इमारतों पर न्यून साइन जगमगा रहे थे, लेकिन मैं जिस सड़क के मोड़ पर खड़ा था उससे आगे रिहायशी इलाका था और उस तरफ ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी कम थी। मैंने इधर उधर देखा। जिस जगह मैं खड़ा था उस मोड़ पर एक बहुत बड़ा बंगला था। दीवार 4-5 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। बंगले के अंदर दीवार के साथ साथ दरख्तों की बहुतायत थी। कई दरख्तों की शाखें बाहर फुटपाथ पर झुकी हुई थीं। मैं सूटकेस उठाकर चंद गज आगे दीवार के करीब दरख्तों की झुकी हुई शाखों के नीचे खड़ा हो गया। रत्ना की कार होटल के सामने पहुंच चुकी थी और फिर वो गेट में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गई। पार्किंग प्लॉट वहां से नजर नहीं आ रहा था। अब मेरे जहन में एक और खदशा सर उभार रहा था। बेला की कार बहुत कीमती और चमचमाती हुई थी, जबकि रत्ना का हुलिया मजमूई तौर पर ऐसा नहीं था कि उसे कार का मालिक समझा जा सकता। वो शलवार कमीज पहने हुए थी और सर पर चुनरी थी। ये लिबास भी इतना कीमती नहीं था। इस किस्म के लिबास में आने वालों को तो ऐसे होटलों में घुसने ही नहीं दिया जाता, लेकिन रत्ना को होटल में तो दाखिल नहीं होना था। उसे तो कार पार्किंग में छोड़नी थी और बस। 15 मिनट गुजर गए। रत्ना को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। मेरी परेशानी बढ़ने लगी। इस दौरान मेरे करीब से कई गाड़ियां गुजरी थीं। एक टैक्सी हल्की रफ्तार से मेरे करीब से गुजरी। चंद गज आगे जाकर रुक गई। टैक्सी की पिछली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, मगर अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने अंदर की बत्ती जला दी। वो जवान और हसीन औरत थी। उसने जिस किस्म का लिबास पहन रखा था और जैसा मेकअप कर रखा था, इससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो शिकारी औरत थी। अक्सर टैक्सी ड्राइवर इस किस्म की औरतों के साथ मिलकर लोगों को फांसते हैं। कहाँ जाना है भाया? टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की से गर्दन निकालकर पूछा। टैक्सी का इंतज़ार है तो आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। नहीं भाया, मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने जवाब दिया। टैक्सी ड्राइवर उतरकर मेरे करीब आ गया। उसने पहले ज़मीन पर रखे हुए सूटकेस को देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुसाफिर लगत हो, कोई ठिकाना नहीं है तो हमारे साथ चलो, सर छुपाने को जगह भी मिल जाएगी। और वो भी। उसने टैक्सी में बैठी हुई औरत की तरफ इशारा किया। 1 नंबर माल है, खुश हो जाओगे, तुमसे ज़्यादा नहीं लेंगे, जो जी में आए दे देना। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा, शर्माते हो? टैक्सी ड्राइवर ढिठाई का मुजाहरा करते हुए बोला, परदेसी हो, बदमाशों या पुलिस के हाथ लग गए तो लुट जाओगे, हमारे साथ चलो, रात भर ऐश करोगे, करीब जाकर देखो तो माल कैसा है। मैंने कहा ना, मैंने कहीं नहीं जाना। मैंने कहते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया। ड्राइवर मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर चौंक गया। ठीक है भाया, वो पीछे हटते हुए बोला, ज़बरदस्ती तो नहीं है ना? मैं तो तुम्हारे भले को कह रहा था।
یہ लौंडिया तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है भाया। वो टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी एक ज़ोरदार झटके से आगे बढ़ गई। मैं होटल की तरफ देखने लगा। रत्ना का कोई नामो निशान तक नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ खड़े रहना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता था। मुझे यकीन था कि बेला ने हाथ पैर खुलते ही सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर को हमारे बारे में इतला दी होगी और रेडियो पर शहर भर में पुलिस की पेट्रोलिंग कारों को हमारे बारे में खबरदार कर दिया होगा और हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। मैं यहाँ अंधेरे में खड़ा वैसे ही मशकूक लग रहा था। अगर इस तरफ से गुजरती हुई पुलिस की गाड़ी ने देख लिया तो शामत ही आ जाएगी। मैंने इधर उधर देखा। बंगले की दीवार 4 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने सूटकेस उठाकर दीवार पर रखा और फिर खुद भी दीवार पर चढ़कर आहिस्तगी से उसके दूसरी तरफ कूद गया। इस तरफ आगे बहुत वसी लॉन था और उसके दूसरी तरफ बंगले की इमारत थी जिसके बरामदे में बल्ब जल रहा था। मध्यम सी रोशनी अगरचे यहाँ तक भी पहुँच रही थी, मगर गुंजान पौधों की वजह से मैं रोशनी की जद में आने से महफूज था। मैं दीवार के ऊपर से दूसरी तरफ झांकता रहा। रत्ना अभी तक होटल से बाहर नहीं आई थी। मुझे अंदेशा था कि वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। 5 मिनट और गुजर गए। अब मुझे रत्ना के बारे में वाकई तशवीश होने लगी थी। एक मर्तबा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि सूटकेस वहीं पौधों में छोड़ दूं और खुद जाकर मालूम करूं। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि दूर से रत्ना को आते देखकर इत्मीनान का सांस लिया। मैं वहीं खड़ा रहा। इत्तेफाक से उसी वक्त 3-4 गाड़ियां आगे पीछे उस तरफ घूम गईं, इसलिए मैंने दीवार से बाहर आना मुनासिब नहीं समझा। गाड़ियों के आगे निकलते ही रत्ना उस जगह पहुंच गई और इधर उधर देखने लगी। उस वक्त एक और तेज़ रफ्तार कार वहां से गुजरी। उसके हेडलैम्प की रोशनी में रत्ना के चेहरे पर नुमाया तौर पर तशवीश नज़र आ रही थी। रत्ना, मैं यहाँ हूँ, मैंने सरगोशी में पुकारा। रत्ना आवाज़ की तरफ घूम गई, मगर मुझे फिर भी नहीं देख सकी। मैंने सूटकेस उठाकर दीवार पर रख दिया और खुद भी ऊपर चढ़कर फुटपाथ की तरफ कूद गया। धब की आवाज़ सुनकर रत्ना उछल पड़ी। ओ, मैं तो डर ही गई थी कि तुम कहाँ गायब हो गए। रत्ना बोली, मगर तुम इधर क्यों छुप गए थे? मैंने शिकारी औरत और टैक्सी ड्राइवर का किस्सा सुनाया। फिर बोला, मुझे यहाँ ना पाकर क्यों डर गई थी? ये तो नहीं सोच लिया था कि मैं सारा माल लेकर भाग गया हूँ। ऐसे गंदे ख्यालात मेरे जहन में नहीं आ सकते। रत्ना ने कहा, मुझे तुम पर इतना ही एतमाद है जितना अपने आप पर। बहरहाल अब यहाँ से चलो। होटल की पार्किंग में ज़रा सी गड़बड़ हो गई थी। ऐसा ना हो लोग मेरी तलाश शुरू कर दें। ओ, ये पूछना तो मैं भूल ही गया था कि तुम तो वहाँ सिर्फ गाड़ी खड़ी करने गई थी। इतनी देर कैसे लगी? मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई एक और गाड़ी से टकरा गई, जिससे उसका एक हेडलैम्प टूट गया। रत्ना बता रही थी, पार्किंग के निगरान लड़के को तो मैंने पटा ही लिया था, मगर उसी वक्त गाड़ी का मालिक भी पहुँच गया। वो तो शायद मेरी माजरत कबूल करके दरगुजर कर देता, मगर उसकी बीवी बड़ी हर्राफा निकली। वो किसी तरह जान छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। 5,000 रुपये दंड तलब कर रही थी। इस पर बात बढ़ती रही। कुछ और लोग भी जमा हो गए। आखिरकार ये कहकर वहाँ से निकली हूँ कि अपनी मालिका को बुलाकर लाती हूँ। वो शायद यही समझ रहे हैं कि मैं कार छोड़कर भाग नहीं जाऊँगी। मैंने कहा था कि अपनी मालिका को फ़ोन करके बुलाती हूँ। जाहिर है मैं वापस तो नहीं जाऊँगी और हो सकता है कि वो हमारी तलाश शुरू कर दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने मज़ीद कोई सवाल किए बगैर सूटकेस उठा लिया और तेज़ी से एक तरफ चलने लगा। सूटकेस खासा वज़नी था। मैं उसे कभी एक हाथ में मुंतकिल करता और कभी दूसरे हाथ में। पार्क की तरफ जाने के लिए हमें होटल जय पैलेस की बगली गली से गुजरना पड़ता, लेकिन रत्ना ने वहाँ की जो सूरत हाल बताई थी उसके पेश नज़र उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था। इस तरह हम एक और सड़क पर घूम गए और बंगलों के दरमियान गलियों में घूमते हुए पार्क के पिछली तरफ निकल आए। इतने पुरहंगाम मरहलों से गुजरने के बाद अब मुझे एक बात का ख्याल आ रहा था।
रत्ना ने चलते चलते कहा। वो क्या? मैंने पूछा। बेला के हाँ, हमने ये चेक नहीं किया कि ये सूटकेस वही है या कोई और ये जिस दौलत के लिए हमने इतनी जान खतरे में डाली थी वो इसमें है भी है या नहीं, ये ख्याल तो मुझे भी नहीं आया था। मैंने कहा, सूटकेस तो वही है और वज़नी भी है। मेरा ख्याल है वो सब कुछ इसी में मौजूद होगा जो तुमने रखा था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? रत्ना बोली। ये सूटकेस बेला ने खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ था। अगर इसमें वो सब कुछ ना होता तो इसे इतनी हिफाजत से ना रखती। मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, बहरहाल अब तो हम ये दर्द सर कर ही चुके हैं। इसमें अगर दौलत की बजाय पत्थर भरे हों तो हमारी किस्मत, अगर पत्थर हुए तो उन्हीं पत्थरों से बेला का सर फोड़ दूंगी। रत्ना ने जवाब दिया, मैंने भी तय कर लिया है कि यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, अपनी दौलत लेकर ही जाऊंगी। दौलत हासिल करने के चक्कर में ख्वाह जान चली जाए। मैंने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं। रत्ना ने गोया फैसलाकुन लहजे में कहा, मैंने उस वक्त खामोशी में बेहतरी समझी। हम पार्क के गिर्द चक्कर काटते हुए एक तरफ निकल आए जहां यशवधर के क्वार्टर के पिछली तरफ आहिनी जंगले की सलाखें मुड़ी हुई थीं। इस वक्त रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और इस सड़क पर सन्नाटा था। इसके दूसरी तरफ बंगलों की गलियों में भी सन्नाटा तारी था। हम जंगले में से गुजरकर क्वार्टर के अकबी सहन से होते हुए अंदर आ गए। मेरा ख्याल था कि शशावरी और यशवधर सो चुके होंगे, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर जलने वाले लैंप की मध्यम सी रोशनी बाहर भी आ रही थी। हमारे कदमों की मध्यम सी चाप सुनकर यशवधर फौरन ही बाहर आ गया। कौन है भाया? हम हैं यशवधर, मैंने कहा। मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी। हम कमरे में आ गए। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।